स्वागत है आपका पीओ भारत पर और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। आज हम बात करने वाले हैं गाय घाट विधानसभा सीट की और इस सीट पर सबसे दिलचस्प तस्वीर 2020 में दिखी थी, जब लोजपा की वजह से जदयू की करारी हार हुई थी और आरजेडी को जीत मिल गई थी। लेकिन 2025 में क्या होगा, क्योंकि इस वक्त जदयू और चिराग पासवान साथ साथ में है, एनडीए का हिस्सा है। तब इस सीट पर क्या तस्वीर दिखेगी, कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, इस बार ये सीट बीजेपी के पास रहेगी, लोजपा के पास रहेगी या जदयू के पास रहेगी, आरजेडी की तरफ से चुनाव कौन लड़ेगा, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं प्रदीप झा, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। सर, गाय घाट विधानसभा सीट के बारे में अगर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूं तो इस वक्त किन किन नामों की चर्चा तेज है, जो संभावित उम्मीदवार है, अगर आप उनके बारे में बताएं कि बीजेपी से या आरजेडी से या फिर जदयू या लोजपा से कौन कौन दावेदार हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझने की आवश्यकता क्या है कि वहां का समीकरण क्या है, तो फिर आपको उम्मीदवार कौन होगा ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, 2015 का चुनाव हो या 2020 का चुनाव हो या फिर 2010 का भी चुनाव आप देखिए, तो एक कॉमन चीज क्या है कि वहां पर महेश्वर प्रसाद यादव, ठीक है, वो लगातार वहां से उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, महेश्वर प्रसाद यादव 2015 में उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन 2010 में और 2020 में वो हार गए। ठीक है, 2010 में क्यों किससे हारे? तो बीना देवी से हारे। ठीक है, 2010 में पहली बार गायघाट विधानसभा सीट पर कमल खिला था 2010 में। ठीक है, और वो कमल खिलाया था बीना देवी ने। बीना देवी वही बीना देवी जो मुजफ्फरपुर के नामी जो बिजनेसमैन है, जो विधान परिषद के सदस्य है भी है, दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी है। ठीक है, तो 2010 में वो चुनाव जीती और उस समय में राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट थे महेश्वर प्रसाद यादव, उनको हराकर वो चुनाव जीती थी। लगभग 16,000 वोटों से वो चुनाव जीती थी। लेकिन उसी बार जो है, उसके बाद फिर 2015 का विधानसभा चुनाव होता है और 2015 के विधानसभा चुनाव में महेश्वर प्रसाद यादव, आपको याद होगा कि 2015 के चुनाव में जो है जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल दोनों एक साथ थी। ठीक है, तो बीना देवी जो है बीजेपी की उम्मीदवार जो थी, वहां पर वो चुनाव हार गई थी, 4,3500 वोट से लगभग जो है हार गई। तो हारी क्यों, उसका पीछे कारण था एक कि जो तीसरा उम्मीदवार, वहां बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, तीसरा उम्मीदवार जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। 2015 में भी जो परिणाम आया और महेश्वर प्रसाद यादव की जीत हुई, तो वो केवल तीसरे उम्मीदवार के कारण हुई, क्योंकि वहां पर बीना देवी राजपूत जाति से आती है, महेश्वर प्रसाद यादव जाति से है, और दूसरा जो उम्मीदवार था, तीसरा स्थान पर रहने वाला व्यक्ति, वो भी राजपूत जाति से था। तो उसने 8,000 वोट लगभग काट लिया अशोक सिंह ने। ठीक है, और आपको मैं बताऊं, अशोक सिंह भी पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे। अच्छा। ठीक है, और एक बार अशोक सिंह जदयू से भी एमएलए बन चुके थे वो, तो शायद 2005 की बात है। ठीक है, तो इसीलिए तो जब बीना देवी का वोट काट लिया अशोक सिंह ने, तो बीना देवी हार गई। ठीक है, कोई 2010 में कोई वोट काटने वाला था नहीं, इसीलिए वो जीत गई। ठीक है, और महेश्वर यादव हार गए। लेकिन 2020 में क्या हुआ कि 2020 में महेश्वर प्रसाद यादव तो आए वो राष्ट्रीय दल के बदले जदयू से आए, लड़े चुनाव। ठीक है, जदयू से चुनाव लड़े और लोजपा अलग से लड़ी। तो लोजपा ने क्या खेल किया, हाँ, कि लोक जनशक्ति पार्टी ने उसी बीना देवी के पुत्री कोमल सिंह को टिकट दे दिया। वहां कोमल सिंह जो है काफी युवा है और काफी आकर्षक, मतलब एक तरह से उनका जो है माने व्यक्तित्व जो है काफी आकर्षक है, लोग आसानी से जुड़ते हैं कोमल सिंह के साथ, कोमल सिंह से। ठीक है, एक जो पब्लिक कनेक्ट होती है ना, वो कोमल सिंह का बहुत ही अच्छा है। अगर मैं बात करूं उनके परिवार में तीनों की, अगर पिता दिनेश सिंह, माँ बीना देवी और बेटी कोमल सिंह, तो इन तीनों में अगर परिवार के अंदर ही तुलना हो तो कोमल सिंह सबसे बेहतर जो है कनेक्ट करती है आम जनता के साथ। ठीक है, तो इसीलिए कोमल सिंह जो है ने बहुत ही अच्छा वोट काटा और महेश्वर प्रसाद यादव जदयू से लड़ रहे थे, उनको चुनाव हार जाना पड़ा। और निरंजन राय
मात्र 7,566 वोट से जो है राष्ट्रीय जनता दल वहां पर जीत पाई, और कोमल सिंह को मिला लोजपा की कोमल सिंह जो ये 36,000 वोट काट कर गई, ये सीधे सीधे जदयू के वोट काट कर गई, इसका मतलब ये हुआ। 90% वोट जो था उसमें, वो ऐसा वोट था कि अगर लोजपा नहीं लड़ती वहां से तो वो वोट जदयू को मिलता। ठीक है, लोजपा नहीं लड़ती तो वोट वो जदयू को मिलता, क्योंकि लोजपा लड़ गई और वो भी राजपूत जाति के उम्मीदवार लड़ गए। देखिए वहां पर अगर हम जातिगत समीकरण के आधार पर देखेंगे अर्पिता, तो यादव जाति की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर राजपूत जाति के लोग आते हैं। ठीक है, तो प्रायः जो वहां पर चुनावी लड़ाई होती है वो यादव और राजपूतों के बीच ही होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना होगा। तो अब अगर हम बात करते हैं 2025 की, तो 2025 में देखिए 2 खिलाड़ी फिक्स हैं, 2 खिलाड़ी जो है वो फिक्स है वहां। महेश्वर प्रसाद यादव जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे वो, चाहे वो बैठेंगे नहीं, उनको टिकट चाहिए, चाहे जदयू से चाहिए चाहे आरजेडी से चाहिए, मगर उनको टिकट हमेशा चाहिए। कोई भी उनको चुनाव लड़ने से मतलब है, उनको ना कोई मंत्री बनाया है, कई बार चुनाव जीत चुके हैं फिर भी मंत्री नहीं बनाया कोई। ठीक है, कभी कभी लालू के खिलाफ बयान देना, कभी लालू का समर्थन करना, कभी नीतीश के खिलाफ बयान देना, नीतीश का समर्थन करना, इस पाले से उस पाले। वो एक तरह से गाय घाट के नीतीश कुमार है। अच्छा, ठीक है, गाय घाट के नीतीश कुमार है, मतलब महेश्वर यादव जो महेश्वर यादव गाय घाट के यादव को टिकट मिलेगा, ये लगभग फाइनल है। अब ये जदयू ही टिकट देगी या फिर आरजेडी टिकट वापस उनको देगी, ये संशय है, इसमें संदेह है कि इसमें क्या लगता है सर कि अभी ये जो सीट है गाय घाट की, ये किसके हिस्से आ सकती है? लोजपा के हिस्से आ सकती है या फिर जदयू या फिर बीजेपी? एनडीए में अगर देखें तो किसको ये सीट मिलेगी? आज के दिन में ये ऐसा लग रहा है कि ये सीट हो सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी लड़े, ज्यादा संभावना इस बात की। हाँ, उस बात की संभावना क्यों बड़ी है, उसका कारण है। देखिए, एक तो दिनेश सिंह जो है वो माने धनबली है। ठीक है, धनबली भी है, बाहुबली भी है। ठीक है, और गायघाट की राजनीति जो है और लंबे समय से बाहुबल वहां पर एक बड़ा फैक्टर रहा है। ठीक है, बाहुबल और धनबल ये दोनों जो है वहां पर मनी पावर और मसल पावर। ठीक है, ये हर वक्त जो है तीसरा एम जो होता है ना, मैन पावर पर मनी पावर और मसल पावर जो है हावी रहा है गायघाट में। ठीक है, तो इसीलिए जो है और दिनेश सिंह जो है इस मामले में हर तरीके से संपन्न है, चाहे वो बाहुबल हो चाहे वो धनबल हो। ठीक है, इसमें संपन्न है वो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि, और चूंकि अभी बीना देवी जो है लोक जनशक्ति पार्टी में है, पार्टी भले ही लोक जनशक्ति पार्टी में हो वो, लेकिन नीतीश कुमार की का भी आशीर्वाद जो है बीना देवी और बीना देवी के परिवार के साथ है, पार्टी कोई भी हो। ठीक है, आपको मैं बताऊं आपको अर्पिता, 2010 में भी जब बीना देवी गायघाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीती थी, तो नीतीश कुमार के कहने पर ही बीजेपी ने टिकट दिया था उनको गायघाट से। यानी उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, नीतीश कुमार के साथ मीना देवी के पारिवारिक रिश्ते हैं, और चाहे वो बीजेपी की कैंडिडेट रही हो या उनकी बेटी भले लोजपा की कैंडिडेट रही हो, थोड़ा सा पारिवारिक असर दिखा। लेकिन देखा जाए तो 2020 अर्पिता रुकिए, दर्शक तक गलत बात नहीं जानी चाहिए। पारिवारिक रिश्ता किससे है? उनके पति से, बीना देवी के पति से। किसका? नीतीश कुमार का? जी ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार का रिश्ता बिहार के हर बाहुबली और धनबली के साथ है। अच्छा, बाहुबल के रूप में, वही मैं आपसे कह रही हूँ, उनके बीना देवी की पत्नी। पारिवारिक रिश्ता नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। पारिवारिक रिश्ता का मतलब होता है स्वार्थ से ऊपर का रिश्ता। ठीक है, परिवार का रिश्ता होता है स्वार्थ से ऊपर का रिश्ता। देखिए मैं बताऊं आपको याद रखिए, जब कभी नीतीश कुमार की चर्चा करती है ना, तो याद रखिएगा कि 2000 ईस्वी में जब नीतीश कुमार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे ना, आज की वर्तमान पीढ़ी को थोड़ा बताइए ये बात, शायद आप भी बहुत छोटी रही होंगी उस समय में। ठीक है, 2000 में
नीतीश कुमार मात्र 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, जी बहुमत नहीं जुटा पाए थे। और बिल्कुल। बहुमत जुटाने के लिए वो कहाँ जाते थे पता है आपको? बेउर जेल जाते थे, डेली बेउर में बैठकी करते थे वो। किसके साथ? उस समय पहली बार सूरजभान सिंह चुनाव जीत कर आए थे मोकामा विधानसभा सीट से, जेल में जी रहकर जी चुनाव जीते थे, ठीक है। जी राजन तिवारी भी जेल में थे उस समय में, ठीक है। और पहला बार बिल्कुल। जो है वो विधायक चुनाव जीत कर आए थे विधानसभा का, ठीक है। देवेंद्र हम्म दुबे जिनकी हत्या हो गई, देवेंद्र नाथ दुबे, ठीक है, चंपारण के से विधायक थे वो, चंपारण हम्म इलाके से। तो इन सबों के सामने नीतीश कुमार नतमस्तक होते थे, पैर छूते थे। इन लोगों का एक तरह से शरणागत थे नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार को ये मत सर्टिफिकेट मत दीजिए कि पारिवारिक संबंध है। नीतीश कुमार का हम्म। संबंध केवल लेन देन का संबंध होता है। तो 2020 में 20 में जो ये तस्वीर दिखी, कोमल देवी को जो टिकट मिला, बीना देवी की बेटी को टिकट मिला, चिराग पासवान की तरफ से टिकट मिला। लेकिन सर आप 25 में क्या लगता है आपको, जदयू और लोजपा आर के बीच, यानी चिराग और नीतीश के बीच क्या आप सब कुछ ठीक है? और उस हिसाब से अगर जदयू भी राजी हो जाएगी तो ये लोजपा के पास जाती हुई सीट नजर आ रही है एनडीए में। तो लोजपा की कोमल देवी ही उम्मीदवार होंगी या कोई और नाम? मतलब नहीं, कोमल सिंह की वजह से ही ये सीट लोजपा की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, या फिर लोजपा ये सीट चाहती है इसलिए ये सीट चिराग पासवान को मिल रही है? नहीं, देखिए, अगर चिराग पासवान अगर एनडीए में रहेंगे और नीतीश कुमार भी एनडीए में रहेंगे तो नीतीश कुमार इज अ बॉस, ठीक है। नीतीश कुमार की बात ही बीजेपी भी मानेगी, नीतीश कुमार की बात चिराग पासवान को भी मानना पड़ेगा। अभी आपने देखिए ना, अभी ये लोकसभा का चुनाव हुआ है। अभी हम्म। लोकसभा के चुनाव में आपको याद होगा चिराग पासवान ने चुनाव से 3 महीना पहले क्या बयान दिया था कि एक माने जो लोग भी धोखा देने वाले को टिकट नहीं देंगे, जी ठीक है, किसी भी धोखा देने वाले को टिकट नहीं देंगे। लेकिन बीना देवी को टिकट क्यों दिया? बिल्कुल। बीना टिकट दिया देवी गया ने बिना भी। और आपको आपको पता है, जब जब लोजपा में टूट हुआ, चाचा चिराग पासवान के अलग हुए, तो जो जो हम्म दिल्ली में जो बैठक हुई थी, पशुपति कुमार पारस जो इनके चाचा जी जो 5 सांसद को लेकर गए थे अपने साथ, तो वो बैठक कहाँ हुई थी? बीना देवी के घर पर हुई थी बैठक। बीना देवी के घर पे बैठक हुई थी। सबसे आगे फ्रंट में ये टूट तोड़ने में, पार्टी तोड़ने में बीना देवी सबसे आगे थी, ठीक है। और उसी बीना देवी को नीतीश कुमार ने टिकट दिलवा दिया। मैं ये कह रहा हूं, चिराग पासवान ने टिकट दिया नहीं, बल्कि नीतीश कुमार ने दिलवा दिया उनको टिकट। नीतीश कुमार ने ही 2024 अशोक चौधरी की बिल्कुल। बेटी शांभवी चौधरी को टिकट दिलवाया। मतलब नीतीश कुमार और चिराग के रिश्ते अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से नीतीश भी चिराग के लिए मजबूरी है, क्योंकि अगर एनडीए में रहना है तो नीतीश की सुननी पड़ेगी। और चिराग ने सुना और वीणा देवी को भी टिकट दिया लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने, और शांभवी चौधरी को भी टिकट चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के कहने पर ही दिया। इसका मतलब ये है कि कोमल सिंह को अगर टिकट देते हैं चिराग पासवान तो इसके पीछे भी बड़ा कारण नीतीश कुमार होंगे। अच्छा सर, आरजेडी से आपको क्या लगता है? अब चिराग पासवान सामने खड़े हैं और उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो जहां लोजपा और जहां चिराग खड़े हो रहे हैं फिलहाल वो सीट जीत जाते हैं, ऐसी तस्वीर दिखती है। बहुत स्ट्राइक रेट अच्छा है। आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्या लगता है आपको इस बार? किन किन नामों की चर्चा है आरजेडी की तरफ से? आरजेडी के लिए अगर 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 महेश्वर प्रसाद यादव को टिकट नहीं मिला जदयू से, अगर जदयू नहीं हम्म लड़ी और महेश्वर यादव को टिकट नहीं मिला, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि ज्यादा संभावना है कि महेश्वर प्रसाद यादव वापस चले जाएंगे आरजेडी में और आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और वहां भी स्थानीय स्तर पर भी देखेंगे यहाँ पर पिता, तो जो जो आम जनता में जो अपने समाज की भी जो पकड़ है, वो आज भी महेश्वर यादव का ये निरंजन राय की तुलना में ज्यादा है, ठीक है। तो आरजेडी भी चाहेगी कि हम महेश्वर यादव के साथ ही जाएं, तब तक जब तक कि कोई खास विशेष बातें ना हो जाए, ठीक हार है। तो जीत का सामान्य कारण, ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। हार जीत का कारण इस बार क्या बदलेगा? 2020 में लोजपा की वजह से जदयू हार गई थी, इस बार क्या होगा? आपको क्या लगता है, आरजेडी सीट बचा पाएगी?
नहीं, अगर 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 एनडीए, अगर जो वर्तमान में जो एनडीए है, मतलब भाजपा, जदयू, लोजपा, माने चिराग पासवान और फिर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, ये समीकरण, ये अगर सब लोग साथ में होते हैं अगर, तो मुझे लगता है हाँ, जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर बढ़त ईमानदारी से ये पांचों, बढ़त में एनडीए है, बढ़त में सीट पर एनडीए हाँ, दिखाई पड़ रही है। वही बात बता रहा हूँ कि अगर ये पांचों एक साथ रहकर चुनाव लड़ेगी, ठीक है, तो सामान्य परिस्थिति में कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए चुनाव आते आते, तो फिर जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर एनडीए को बढ़त है वहां पर। ठीक है, इस बात बिल्कुल में सर, कहीं कोई शक नहीं है। गायघाट विधानसभा सीट पर फिलहाल एनडीए की मतलब तस्वीर मजबूत दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो एनडीए के उम्मीदवार होंगी या होंगे, वो जीत की तरफ ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कारण क्या है कि समीकरण जो बैठता है गायघाट विधानसभा सीट पर, और जो चिराग पासवान, जदयू, बीजेपी सब साथ है, उसका भी एक बड़ा कारण कह सकते हैं। ठीक है प्रदीप जी, इस चर्चा को हम लोग फिलहाल फिलहाल एक और रोकते एक हैं। और एक और अर्पिता, एक जी। और जो उसका कारण क्या है कि देखिए वहां पर क्या है ना, कि पर्टिकुलरली जो स्थानीय राजनीति है वहां पर, उसके एक ध्रुव पर यादव जाति के लोग हैं। ठीक है, हम्म। और दूसरा ध्रुव है राजपूत जाति का। ठीक है, तो ये हम्म। दोनों जो है वहां की चुनाव की लड़ाई में मुख्य मुकाबले में होते हैं, नंबर वन। लेकिन जो तीसरा जो फैक्टर है, उसके अलावा जो अन्य जातियां हैं, उन जातियों में देखिए वहां जो संख्या सबसे माने अधिक है इन दोनों जातियों के बाद, उसमें ब्राह्मण जाति के लोग हैं, मल्लाह जाति के लोग हैं, धानुक जाति के लोग हैं। ठीक है, तो इन लोगों की संख्या ज्यादा है। तो ये जो तीनों जो अन्य जातियां हैं जिसका कि चुनाव पर प्रभाव पड़ता है, वो हम्म। प्राय, और पासवान जाति, ठीक है, हम्म। पासवान की भी अच्छी संख्या है। तो इसलिए ये चारों जातियां ऐसी हैं जिसमें इन चार में तीन जाति जो है उसका समर्थन लगातार एनडीए के साथ रहता है। ठीक है, अब जो मल्लाह जाति के लोग हैं, थोड़ा सा इधर मुख्य सहनी का प्रभाव बढ़ने के बाद जो है उसमें बंटवारा है। ठीक है, लेकिन अन्य जो जातियां हैं, ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण हो गया, धानुक हो गया, पासवान हो गया, तो इन जातियों का एक तरफा वोट जो है बीजेपी या बीजेपी के समर्थक दल को जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसीलिए सर। वहां कोई ऐसा, और चौथा एक और फैक्टर है कि वहां पर जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उसका ध्रुवीकरण यादव के खिलाफ होता है। बिल्कुल, ठीक ये है, भी एक ये बड़ा कारण स्थानीय आपने बताया। फैक्टर है जिस कारण से वहां पर एनडीए को एज मिलेगा अगर सब कुछ सामान्य रहा तो। बिल्कुल सर। ठीक है, आपने स्पष्ट कर दिया है कि गायघाट विधानसभा सीट आरजेडी के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस बार एनडीए मजबूत है और वहां से लोजपा अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, ऐसी तस्वीर दिख रही है। और ऐसे में चुनाव जीतना आरजेडी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। समीकरण सारे कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में फिलहाल जाते दिखाई दे रहे हैं। इस सीट पर आगे क्या कुछ होगा, इस पर भी प्रदीप जी जरूर चर्चा करेंगे और आपसे समझेंगे इस सीट पर आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। धन्यवाद सर।